हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू साधना विजय एकेडमी करंट अफेयर्स सेशन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। देखेंगे आज हमारी द हिंदू की क्या क्या न्यूज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे एग्जाम के लिए, जिससे कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सके उन सब न्यूज़ को हम कवर करते हुए चलेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारी द हिंदू न्यूज़ के साथ साथ में हम प्रीवियस न्यूज़ का भी रिविजन करते हैं और इसी के साथ में हम कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन, कुछ पॉलिटी का पोर्शन भी कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी आज है वो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से रिलेटेड कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मोजाम्बिक की जो मानव अधिकार कार्यकर्ता है ग्रेशा, कौन है? ग्राशा मासेल को दिया जाएगा। अब ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कौन देता है, कब से दिया गया था? तो आप देखेंगे कि जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, जो इंदिरा गांधी जो हमारा शांति पुरस्कार है, ये किसने कब से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1986 से इसे दिया जाता है। आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी जी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 1986 में, और तभी से ये पुरस्कार दिया जाता है। फर्स्ट टाइम दिया गया था 1987 में। कब दिया गया था? 1987 में ये फर्स्ट टाइम दिया गया था। 1986 से शुरू हुआ था। अब इसे देता कौन है? तो क्या इसे भारत सरकार देती है? नहीं, इसे भारत सरकार नहीं देती है। इसे देती है इंदिरा गांधी जो मेमोरियल ट्रस्ट है। इंदिरा गांधी मेमोरियल जो ट्रस्ट है वो इसे प्रोवाइड करता है। मेमोरियल ट्रस्ट इसे प्रोवाइड करता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल जो ट्रस्ट है वो इसे देता है। और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसमें 1 करोड़ धनराशि दी जाती है। कितनी? 1 करोड़ धनराशि दी जाती है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में। ये सब देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि अभी क्या हुआ है, जो कैबिनेट है उसने ओके किया है कि 5,000 जो करोड़ इक्विटी है वो 5,000 करोड़ किसे दिए जाएंगे? सिडबी बैंक को दिए जाएंगे। अब सिडबी बैंक को क्यों दिए जाएंगे? तो आप देखेंगे कि जो सिडबी बैंक है, सिडबी बैंक क्या है कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट हमारा बैंक है ऑफ इंडिया का, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। जो छोटे छोटे हमारे एमएसएमई होते हैं उनमें लोन देना, छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं उन्हें लोन देने का ये काम करता है सिडबी बैंक। तो इसीलिए से 5,000 करोड़ देने की बात की गई है, जिससे कि जो बेरोजगारी है उसे कम किया जा सके, साथ ही साथ जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उन्हें लोन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली अपना व्यापार कर सके। तो आप देखेंगे कि क्या है, ये है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो कि कब शुरू हुआ था? तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। ये देखेंगे। आप देखोगे कि क्यों जरूरी है। कैबिनेट ने सिडबी बैंक में 5,000 करोड़ की इक्विटी डालने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार का जो यूनियन कैबिनेट ने कहा है सिडबी बैंक जो है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है ऑफ इंडिया, 5 करोड़ की जो इक्विटी है वो इसे दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि सरकार सिडबी को सीधे सीधे पूंजी दे रही है ताकि सिडबी के पास ज्यादा पैसा हो और वो एमएसएमई छोटे बड़े जो उद्योग हैं को ज्यादा लोन दे सके और जो एक बेरोजगारी उसे कम कर सके। एक लोन लेने की जो होती है ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोन कैसे लिया जाए, तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी वे में प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अपने व्यापार को कर सकेंगे और व्यापार को बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आप सब जानते हैं जो रुपया है उसकी हालत काफी गिरती जा रही है, क्योंकि जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और इसी की वजह से क्या है, जो रुपए की कीमत है वो नीचे गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले। तो आप देखेंगे कि अभी हमारी जो कीमत है $1 बराबर कितनी हो गई है? 91.7 रुपीज हो गई है। 91.7 रुपीज हो गई है। नेक्स्ट देखोगे कि जो हमारा रुपया है गिरकर $91.7 के नए निचले स्तर पर बुधवार को भारतीय रुपया 68 पैसे गिरकर कितना हुआ? तो ये हो गया है हमारा 91.65 से लेकर 91.70 मीन्स हमारी जो $1 है, $1 बराबर हो गया 91.7 रुपीज। तो रुपये की क्या है, कीमत काफी गिर रही है। ये काफी चिंताजनक बातें हैं, क्योंकि अगर जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? आप सब जानते ही हैं कि अमेरिका से हमारे रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हो रहे हैं, कुछ हमारी डील होनी थी वो भी नहीं हुई है। इसी वजह से जो विदेशी निवेशक है वो पैसा निकाल रहे हैं अपना, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, रुपए की जो कीमत है ज़्यादा ना गिर जाए, इसीलिए वो अपने डॉलर से निकाल रहे हैं। क्योंकि सब जो लोग हैं, ज़्यादातर जो विदेशी निवेशक है वो डॉलर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हर जगह जो डॉलर है अपनी एक जो स्ट्रोंग अपनी
शक्ति रखता है, एक स्ट्रॉन्ग पावर है डॉलर की, इसीलिए वहां से पैसा निकाला जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है कि जो एफपीआई आउट जो हमारा फ्लो है, विदेशी निवेशकों का जो पैसा निकालना है, विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे हैं। अब तक 30,000 करोड़, कितने 30,000 करोड़ से ज्यादा की निकासी जो है हो चुकी है। बढ़ा हुआ ग्लोबल रिस्क है, इसीलिए भी लोग क्या हो रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं और अपने पैसे को निकाल रहे हैं। दुनिया में तनाव और अनिश्चितता बढ़ने से निवेशक सेफ जगह जैसे कि डॉलर की तरफ जाते हैं, जिससे डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर होता है। क्योंकि आप देखोगे जिस तरफ लोग जाएंगे वही क्या होगा, एक मजबूती बनेगा। आप देखेंगे कि 2 शॉप है, 2 दुकानें हैं, एक पर बहुत भीड़ है, एक पर कम है, तो क्या होंगे, लोग ज्यादा भीड़ की तरफ जाएंगे। मींस जहां पर भीड़ ज्यादा होगी वो उसकी तरफ जाएंगे। इसी तरह डॉलर की जो मजबूती है वो इसी तरह से है कि डॉलर हर जगह चलता है, हर जगह अपना एक प्रसार फैलाया हुआ है उसने। इसी वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ रही है और रुपए की कीमत घट रही है। जैसे आप देखोगे वेनेजुएला में काफी जो थी अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा गई थी। इसी तरह से और भी जो देश है जहां पर आपने देखो काफी महंगाई चरम पर पहुंच गई और लोग थैले भर भर के पैसे लेकर जाते थे, तब वो थोड़ी चीजें खरीद कर लाते थे। इसका मीन्स है कि उनकी जो करेंसी थी वो काफी गिर गई थी डॉलर के मुकाबले। तो ये देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि अभी जो ट्रंप है उन्होंने फिर से एक पासा खेला। अभी तो आप जानते ही हैं कि ट्रंप ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो, उन्हें उठा लिया, उनकी वाइफ को उठा लिया था और वेनेजुएला पे अपने कब्जा जमा रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड पे भी वो अपना कब्जा मान रहे हैं। वो कहते हैं ग्रीनलैंड भी हमारा है। किस लिए कहा जा रहा है, तो उनका मानना है, वो कहते हैं कि हम इसमें कोई तानाशाही नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ अपने जो हमारे साउथ के और जो वेस्ट के अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट है, हम उसे सेव कर रहे हैं, जिससे कि कोई यूरोप उसमें आकर दखलबाजी ना करे। ये हमारा जो एक सिद्धांत है, इसी पर हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा है, एक जो है कौन सा है, डोनरो जो डोनरे डॉक्ट्रीन है। डोनरे डॉक्ट्रीन क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि जो हमारा है एहसान दक्षिण में, पहले ये था मोनरे डॉक्ट्रिन। मोनरे डॉक्ट्रिन क्या था कि इनका मानना था कि अगर यूरोप के या एशिया के कोई भी देश इधर पश्चिमी जो हमारे अमेरिका है इसमें एंटर नहीं करेंगे, अगर वो एंटर करेंगे तो हम उन्हें रोकेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसमें क्या था कि यदि यानी दक्षिण अमेरिका के देश अब यह नहीं कहते कि अमेरिका उन्हें अपने प्रभाव कंट्रोल वाला हो। क्यों? क्योंकि एहसान दक्षिण अमेरिका में अमेरिका के जो मोनरो सिद्धांत जैसी नीति के खिलाफ विरोध और प्रतिरोध बढ़ रहा है। अब ये मोनरो है क्या, तो आप यहां देखेंगे कि मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है। मोनरो डॉक्ट्रिन है अमेरिका की पुरानी नीति है, जिसका भाव यह था कि पूरा पश्चिमी गोलार्ध कौन सा है, दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, पूरा पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र है। कोई बाहरी ताकत जैसे रूस, चीन, यूरोप यहां दखल ना दे। और अमेरिका भी कई बार इसी बहाने दक्षिण अमेरिकी देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करता रहा है। मींस अमेरिका का कहना है कि बाहरी शक्ति कोई भी हमारे जो कॉन्टिनेंट है उसमें अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाएगी, इसीलिए हमारा जो मोनरो डॉक्ट्रिन है हम उसे फॉलो करेंगे। और जहां जहां कोई भी यूरोपीय या फिर एशिया देश यहाँ पर कुछ भी अपना काम करना चाहेंगे या यहाँ पर अपना कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। इसी तरह वेनेजुएला में अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला काफी चाइना के, रूस के पास जा रहा था, उससे ज्यादा अपनी दोस्ती निभा रहा था। जबकि अगर आप देखो पहले का, अगर आप इतिहास देखोगे, जो हमारे इतिहास में आप देखते हुए चलोगे कि वेनेजुएला और अमेरिका का काफी अच्छे संबंध रहे हैं। इसी के बावजूद इसीलिए अमेरिका पे आज कोई भी देश विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो फ्रांस हो या फिर भारत हो या फिर वो पास के देश हो। हर एक इंसान उस पर एक डाउट नजर से देख रहा है, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। अभी उन्होंने एक जो राष्ट्रपति थी उनकी जो चैट थी, पर्सनल चैट, उसे रिवील कर दिया और सबको शो हो गया कि क्या क्या उनके बीच बातें हुई। तो इसी के चलते हुए ये सब चीजें हो रही हैं कि उन पर विश्वास करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी जो दिमागी हालत है वो काफी डगमगा गई है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ट्रंप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि हम ये सब चीजें
किसी भी तानाशाही में नहीं कर रहे हैं। ये मोनरो सिद्धांत है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। मोनरो सिद्धांत को ही फॉलो कर कर हमने जो वेनेजुला है उस पे कब्जा किया है, क्योंकि वो जो यूरोपीय शक्तियां हैं, एशिया शक्तियों को इसमें एंटर कर रहा था, इसमें प्रवेश दे रहा था, इसलिए हमने उन्हें रोका है। अब देखोगे वेनेजुला संकट से अगर माहौल गर्म, खबर कहती है कि अमेरिका द्वारा जो वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं मादुरो को पकड़ने, कब्जे में लेने जैसी घटना के बाद पूरे दक्षिण अमेरिका में नाराजगी बढ़ी है। दक्षिण अमेरिका को डर है कि अमेरिका फिर से पुरानी दबाव वाली नीति अपना रहा है, यानी अमेरिका फिर से यह दिखा रहा है कि यह क्षेत्र हमारा है और हम यहाँ नियम तय करेंगे। मीन्स अमेरिका ये दिखाना चाहता है, ये अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है कि यहाँ पर हर जगह हमारा अधिकार है, अगर आप लोग हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम वहां पर कब्जा कर लेंगे और हर जगह हमारे नियम चलेंगे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे वेनेजुला पर काफी अमेरिका का जो है कब्जा हो गया है, और इसी के साथ में उसने ग्रीनलैंड पर भी यही करने की कोशिश करा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो अमेरिका है वो कहाँ कहाँ अपने कब्जे दिखा रहा है, कहाँ कहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। जहां पर उसे पता है खनिज पदार्थ मिलेंगे, तेल मिलेंगे, वेनेजुला में तेल के काफी भंडार है। ऐसे आप ईरान में देखेंगे कि अभी ईरान में क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, जिसमें ट्रंप उसमें भी इंटरफियर कर रहे थे। इसी के साथ अगर ग्रीनलैंड देखेंगे तो ग्रीनलैंड एक बहुत ही सुंदर बर्फ से ढका हुआ लैंड है, जो कि अब क्या हो रहा है कि उधर के जो बर्फ है वो पिघलनी स्टार्ट हो गई है, और जैसे बर्फ पिघल रही है तो वहां के लोगों को पता चल रहा है, मीन्स अमेरिका के लोगों को वहां पर पता चल रहा है कि वहां पे जो बर्फ पिघल रही है उसके नीचे काफी जो खनिज पदार्थ है, जो रेयर खनिज पदार्थ है वो पाए जाएंगे। इसीलिए अमेरिका वहां पर अपना क्या करना चाहता है, अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, जिससे कि वहाँ के जो जो रेयर पदार्थ हैं, जो वहाँ के खनिज पदार्थ हैं, उन पे वो कब्जा कर सके। क्योंकि हर एक चीज में जो टेक्निकल चीजें हैं, या फिर हमारी मिसाइल हो, हमारे जो एआई हो, उनमें सब में हमें एक जो खनिज पदार्थ है उनकी जरूरत होती है, और इसी के लिए अमेरिका काफी डिपेंड है। और चाइना इसीलिए अमेरिका से नहीं डरता और डिपेंड भी नहीं है, क्योंकि चाइना खुद से अपना एक रेयर जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके लिए वो खुद ही खुदाई करता है, उसके पास वो अवेलेबल है। इसीलिए अमेरिका को अगर आप देखोगे तो चाइना से ज्यादा पंगे नहीं लेता है, क्योंकि वो वहां से काफी खनिज पदार्थ को मंगाता है। तो ये सब चीजें थी। इसी के साथ में नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या है। ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला, कौन है, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला, उनका रुख है कि ज्यादा स्वतंत्र और अमेरिका विरोधी हस्तक्षेप के खिलाफ बताया गया है। वो काफी जो अमेरिका के साथ में नहीं है, उनका जो है कि वो क्या चाहते हैं कि अमेरिका जो विरोधी हस्तक्षेप कर रहा है मैं उसके खिलाफ हूं। इसके साथ अमेरिका को चिंता है कि चीन और रूस का बढ़ता जो असर है, उसके लिए अमेरिका को डर है कि कहीं जो चीन रशिया है वो यहाँ पर अपनी कब्जा ना कर ले, और इन लोगों को अपने पास जो उनके वहां के तेल हैं या फिर खनिज पदार्थ हैं उन्हें वो ले लेंगे। इसीलिए यहाँ पर सब चीजें चाल चली जा रही हैं। कुल मिलाकर यह है कि दक्षिण अमेरिका अब अमेरिका की हमारा क्षेत्र है वाली सोच, जो कि मोनरे डॉक्ट्रिन को खुलकर चुनौती दे रहा है, लेकिन क्षेत्र के अंदर राजनीतिक विभाग होने से उनका विरोध पूरी तरह मजबूत और एकजुट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो वहां के लोग हैं वो उनके क्या खिलाफ जा रहे हैं। आप जानो जो ग्रीनलैंड है उस पर डेनमार्क का कब्जा है, लेकिन ग्रीनलैंड क्या कहता है कि अगर हमें किसी देश के पास जाना होगा या किसी देश के क्षेत्र में रहना होगा तो वो हम डेनमार्क के उसमें रहेंगे, अमेरिका के पास हम नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें रही। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखोगे यूरोपीय देश अब नई कॉलोनी जो कि उपनिवेश नहीं बनाएंगे, यानी अमेरिका महाद्वीप में यूरोप का कब्जा आगे नहीं चलेगा। यूरोप अमेरिका के देशों की राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सब किसके कहना है? ये सब है ट्रंप का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का यही सब कहने हैं कि जैसे साउथ अमेरिका के देशों में सरकार बदलवाना आदि, अमेरिका भी यूरोप के युद्धों में दखल नहीं देगा, यानी अमेरिका यूरोप के झगड़ों से दूर रहेगा। अमेरिका कहना है कि यूरोप में जो भी झगड़े लड़ाई होंगे हम उनसे दूर रहेंगे, आप हमसे दूर रहिए। इसके बावजूद भी यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध है उसमें इन्होंने काफी हस्तक्षेप किया है, अब तक कर रहे हैं। लेकिन इनका जब अपने देश के लिए सोचना है या फिर जिन अपने पास के जो कॉन्टिनेंट है उनमें कब्जा करना है, तो इन्हें याद आ जाता है कि हम यूरोप के साथ कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो भी हम में हस्तक्षेप ना करें। ये सब रहा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी वर्ल्ड लीडर से कि आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने एक बोर्ड की स्थापना की, मीन्स एक बोर्ड बनाने की वो रखी है याचिका, और उसमें क्या है कि उसमें है कि पीस इनविटेशन, उसने सभी को पीस इनविटेशन दिया है कि आप इस
जो हम बोर्ड का बना रहे हैं, इस बोर्ड में आप शामिल हों। अब इस बोर्ड में क्या-क्या है तो आप देखेंगे कि इनका क्या कहना है। ये खुद अशांति फैलाए हुए हैं और शांति की ये मांग कर रहे हैं। समझ नहीं आता इनकी दिमागी हालत किस हद तक बिगड़ चुकी है कि अब ये क्या ही करने वाले हैं। वर्ल्ड लीडर जो असेस ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस इन्विटेशन विच hints at revealing UNSC। यूएनएससी क्या है? जो एक बोर्ड ऑफ पीस है, उसी के तरह से जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, तो ये बोर्ड भी इसी की तरह माना जा रहा है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है ये भी यूएनएससी के जैसा ही है। अब ये है क्या? अगर आप देखेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या, तो यह ट्रम्प की एक नई शांति योजना है। इसका मकसद बताया जा रहा है कि ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसे सॉल्व करना, साथ ही जो खासकर जैसे कि गाजा की जो स्थिति काफी खराब हो रही है, आप देखेंगे वहां भूखमरी बहुत बुरी तरह वहां की हालत हो रही है, तो उसकी जो स्थिति है उसे संभालना, कि गाजा के युद्ध के बाद की जो स्थिति है उसे संभालना, जिससे कि पहले जैसा गाजा को कुछ हेल्प करके बनाया जा सके। इसी के साथ में यह संगठन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह प्रभावशाली देखा जा सकता है, उसे चुनौती दे सकता है। इन्हें क्यों चाहते हैं कि ये सब लोग इसमें शामिल हो? क्योंकि इसमें फंड देने होते हैं। आप देखोगे कोई भी अगर संगठन है तो फंड पे चलता है। अमेरिका का उसमें काफी बड़ा फंड होता है, इसीलिए सब चीजें हो रही हैं और अमेरिका इसीलिए इतना अपनी शक्ति को दिखा रहा है, इतनी पावर को दिखा रहा है। और तानाशाही जो है वो इसी वजह से है कि अमेरिका एक बड़ा भाग क्या करता है, फंड में देता है। जितने भी हमारे संगठन होंगे, नाटो हुआ या फिर यूएनएससी जो काउंसिल हुई, और भी जो हमारे देश जो संगठन है उनमें काफी इसका भाग रहता है। और देखोगे आप मैक्सिमम टाइम इसीलिए ये जितनी भी काउंसिल है, जितने भी संगठन है, ये सब क्या है, अमेरिका के सामने झुकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि जो AIFF है, ये AIFF क्या है? तो ये है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जो कोस्टा रिका की जो अमालिया है, अमालिया वोलवार्डे को भारतीय सीनियर महिला का कोच नियुक्त किया गया है। क्या? फुटबॉल टीम की एक नई हेड कोच नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि किसका, जो हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ये कहाँ की है? तो ये है कोस्टा रिका की। और कौन है? अमालिया। अमालिया जो है वोलवार्डे, ये भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई कोच बनी है। तो ये भी आप याद रखें, ये 39 वर्ष की है, कोस्टा रिका से बिलोंग करती हैं, पहले खुद भी खिलाड़ी रह चुकी है और अब ये क्या, यहाँ की कोच बनी है। नेक्स्ट न्यूज, इसमें कुछ ज्यादा जानने की बात नहीं है, बस सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। आप देखोगे कुछ टाइम पहले एक जो 31 दिसंबर को आपने देखा होगा, एक प्रोटेस्ट हुआ था। एक क्या किया गया था? 31 दिसंबर को एक हड़ताल की गई थी। किसने की थी? तो जो डिलीवरी मैन है, जो वर्कर्स हैं, डिलीवरी वर्कर्स हैं, उन्होंने की थी। क्यों की थी? आप देखोगे जैसे कि जियो मार्ट हुआ, ब्लिंकिट हुआ, ये सब क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड दे देते हैं कि 5 मिनट में, 10 मिनट में जो डिलीवरी है आपके डोर पर पहुंच जाएगी। अब इसके चलते क्या होता था कि ये लोग जो डिलीवरी वर्कर्स हैं, इन पर प्रेशर आता था और ये 5 मिनट 10 मिनट में पहुंचाने की जो एक टारगेट था उसे कंप्लीट करते थे। और इसी टारगेट के चलते हुए क्या होता था, काफी बार एक्सीडेंट की सिचुएशन देखनी होती थी या फिर इसी जल्दबाजी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो इसलिए इन्होंने ये जो हड़ताल है इसे शुरू किया कि भाई जो ये टाइम पीरियड है, जो ये 9 मिनट का 5 मिनट का टाइम पीरियड दिया गया है, आप इसे हटाएं। क्योंकि इससे क्या होता है, वर्कर्स का एक्सीडेंट, ये चीजें हो रही हैं और वर्कर्स की अपने आप में ही कम सैलरी होती है। इसके साथ अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो कंपनी उसका कुछ वो भी नहीं करती थी, वो भी अपने पास से करना पड़ता था। तो इसीलिए ये सब चीजें हुई और हड़ताल हुई थी, जिस पर आप देखेंगे कि काफी लोगों ने अपना जो ये टैग था इसे हटा दिया। जैसे ब्लिंकिट में आप देखोगे जो 9 मिनट का था वो हटा दिया है। ब्लिंकिट में आप देखोगे ना तो वहां लिखा रहता था कि 9 मिनट में आपकी डिलीवरी कहां पर, डोर पे पहुंच जाएगी, और 10,000 प्लस प्रोडक्ट थे। अब इन्होंने क्या करा है कि ये 9 मिनट वाली तो हटा दी है और जो 10,000 था वो 30,000 प्लस कर दिया है। कितना? 30,000 प्लस प्रोडक्ट कर दिए कि आपको मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपको ये जो टाइम पीरियड था ये मेंशन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ में इनका ये भी कहना है, जितनी भी कंपनियां हैं इनका कहना है कि हम क्या करते हैं, हम लोगों ने जैसे जिस एरिया में हम डिलीवरी करते हैं उसके आसपास ही हमने अपने स्टोर बनाए हुए हैं और उनकी जो डिस्टेंस है वो इतनी ही है कि 5 से 7 मिनट में वहां पर पहुंच जाए। तो इसमें जल्दबाजी का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट है उसने इस पर चिंता जताई और कहा कि इस टैग को आप हटाएं और जल्दी से जल्दी आप भेजो, लेकिन ये जो एक टाइम पीरियड है इस पे ना रखें कि आपको 9 मिनट या फिर 7 मिनट में, 10 मिनट में ही पहुंचाना है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया, आप याद रखेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है, तो केंद्रीय श्रम मंत्री, याद रखें केंद्रीय श्रम मंत्री जो है मनसुख मंडाविया है।
इस मुद्दे को कंपनियों के सामने उठाया और कहा कि डिलीवरी में जल्दी के चक्कर में वर्कर्स की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। कंपनी ऐसी जो मॉडल है या फिर ब्रांडिंग है इन्हें अपनाए ना, इन पर दबाव ना बनाए। इसी के साथ में ब्लिंकिट जो 10 मिनट की डिलीवरी थी वाला टैग लाइन है वो हटा दिया है। और उसने क्या किया है, पहले क्या था कि 10,000 प्रोडक्ट थे 10 मिनट में, अब क्या किया गया है कि 30,000 प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर, ये टैगलाइन स्टार्ट की गई है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। एक आया है हमारा इलेक्शन कमीशन वोटर की। आप सब जानते हैं एसआईआर काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, कभी किसी वजह से और कभी किसी वजह से। इसमें क्या आ रहा था कि कुछ लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन किया कि भाई अगर आपने जो वोट जो लोग हैं जिनको वोटर लिस्ट से बाहर किया है, क्या आप सब जानते हैं कि इसमें उनके कौन कौन से आर्टिकल जो हमारे संविधान में दिए गए हैं किस किस तरह से वो प्रभावित होंगे, और किस तरह से, क्या आपके पास इसका जवाब है कि किस तरह से आप इन्हें मैनेज करेंगे कि भाई इस तरह से इनके अधिकार हो रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि वोटर अधिकार हमारी नागरिकता को बताता है कि हम अगर भारत के नागरिक हैं तभी हम भारत में क्या करें, वोट कर रहे हैं। अगर हमें वोटर लिस्ट से बाहर कर देंगे तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हम भारत के नागरिक हैं। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन किया। क्वेश्चन क्या कहा कि उन्होंने कहा कि इस सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटने का मतलब उसकी नागरिकता पर सवाल है। मीन्स अगर उसे वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है तो मीन्स उसकी नागरिकता पर हम सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ अगर हाँ तो फिर क्या आगे सरकार उस व्यक्ति की जो भारत में रहने के अधिकार पर भी असर डाल सकती है। इसका मतलब है इस तरह तो भारत सरकार अगर वो भारत में रह रहा है तो उस पर भी अपना अधिकार दे सकती है या फिर उन पे भी चीजें बदल सकती हैं। आसान भाषा में अगर आप देखेंगे तो क्या देखोगे कि जो वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि इससे किसी की नागरिकता, भारत में रहने का अधिकार प्रभावित हो जाए। चुनाव आयोग ने इसमें क्या कहा, चुनाव आयोग ने अपनी इस पर सफाई देते हुए कहा कि ईआरओ की जांच का अधिकार है, नागरिकता चुनाव की बुनियाद है और हटाए गए व्यक्तियों को अपील का अधिकार मिलता है कि जो लोग हटाए गए हैं वो अपनी अपील दर्ज करें और इसमें अपने अधिकार के लिए बोले। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आपको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है तो आपके कौन कौन से आर्टिकल हैं जो प्रभावित होंगे, आप कौन कौन से आर्टिकल हमारे किस किस चीज पर हमारा इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे आप 326 क्या कहता है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मींस जो भारत में वोट देने का अधिकार है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को मिलता है। ये हमारा आर्टिकल 326 बताता है। वोटर बनने की पात्रता उम्र नागरिकता पर निर्भर है। वोट देने का अधिकार मुख्य रूप से कानूनी जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से चलता है। लेकिन आर्टिकल 326 कहता है कि हमारी जो वोट है वो 18 साल से जो ज्यादा का व्यक्ति होगा, 18 साल या 18 साल से अधिक का जो व्यक्ति होगा वो वोट देने का अधिकार रखता है। इसके बाद और कौन सा आर्टिकल हमारा बदलेगा, नागरिकता। आप देखेंगे कि पार्ट 2 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में नागरिकता दी गई है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। और आर्टिकल क्या क्या बताते हैं, तो जो हमारी नागरिकता है वो बताते हैं कि हम किस तरह से भारत के नागरिक हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 5 है वो कहता है भारत का नागरिक होगा। भारत के नागरिक होने की जो एक शक्ति है वो हमारे आर्टिकल 5 में दी गई है कि संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन माने गए हैं। फिर इसी के साथ आप सब जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो इसी में कुछ लोग पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान आए। तो जो पाकिस्तान से आए थे उन लोगों की नागरिकता दी गई है आर्टिकल 6 में। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता है आर्टिकल 6 में। इसके बाद क्या हुआ कि जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे एक महीना या 15 दिन रहने के बाद उन्हें लगा हमें भारत में ही वापस रहना है, तो वो पाकिस्तान से वापस आ गए। फिर उनकी जो नागरिकता है वो दी गई है आर्टिकल 7 में। किसमें, आर्टिकल 7 में दी गई है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। इसके बाद कुछ लोग आप जानोगे कि विदेश में रहते हैं, जैसे कि भारत से व्यापार करने के लिए लोग विदेश चले जाते हैं तो उनकी भी नागरिकता होती है। तो उस नागरिकता को किसमें दिया गया, आर्टिकल 8 में दिया गया है। किसमें, आर्टिकल 8 कहता है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग की नागरिकता।
क्या होता है कि जैसे भारत का नागरिक है लेकिन वो चला गया अमेरिका में और उसने वहीं पे शादी कर ली, तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति हो गया, तो उसका भी कुछ नागरिकता या भारत का जो उसका संबंध है वो हमारे आर्टिकल किस में दिया गया है, आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि आप सब जानते हैं कि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है, मीन्स भारत में सिर्फ एक नागरिकता चलती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो क्या होगा, भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो ये हमें बताया गया आर्टिकल 9 में कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। फिर चलते हैं कि हमारा आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल 10 कहता है किस तरह से भारत का नागरिक क्या है, नागरिक बना रहेगा। तो किस तरह से बना रहेगा, जो व्यक्ति नागरिक व नागरिक बना रहेगा सब्जेक्ट टू लॉ, वो कहता है आर्टिकल 10। फिर चलते हैं, हमारा लास्ट का आर्टिकल है 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि जो संसद है उसके पास कानून है कि वो नागरिकता पर कोई भी जो कानून है वो बना सकती है, पूरी संसद के हाथ में होता है। तो क्या संसद का अधिकार, संसद को अधिकार देता है कि वह नागरिक पर कोई कानून बना सकता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। ये हमारे आर्टिकल दिए गए हैं। आप याद रखेंगे कौन कौन से, आपको याद रखना होगा कि ये बात हुई है वोटर आईडी से, मीन्स वोटर लिस्ट से। वोटर लिस्ट से निकालते के साथ ही हमारे ये जो नागरिकता है उस पर सवाल उठने लगते हैं। सवाल उठने लगते हैं तो हमारे कुछ आर्टिकल हैं जो उससे प्रभावित होते हैं। सबसे पहले जो हमारे आर्टिकल कहते हैं, तो नागरिकता से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है हमारे 5 से 11, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके भाग 2 में दिए गए हैं। आर्टिकल 5 कहता है कि भारत का नागरिक होगा, भारत का जो नागरिक होगा वो कौन होगा। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 5 कहता है कि यह पूरा भाग जो है नागरिकता बताता है। आर्टिकल जो हमारा है 5 से लेकर 11 तक, संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होगा, आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं वो भारत के नागरिक होंगे। किस तरह से होंगे वो कहता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 बताता है कि कुछ लोग भारत के ही थे लेकिन पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाने के बाद उन्हें लगा कि हमें तो भारत में ही रहना है, वो वापिस आए, तो उनकी जो नागरिकता है वो आर्टिकल दी गई है हमारी 7 में, आर्टिकल 7 में। फिर आर्टिकल जो 8 है, 8 आर्टिकल में दिया गया है कि विदेश में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी जो नागरिकता है उनके बारे में आर्टिकल 8 में दिया गया है। आर्टिकल 9 कहता है कि स्वेच्छा से अगर आप अपनी जो नागरिकता है उसे क्या करते हो, छोड़ देते हो और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, तो ये हमारा आर्टिकल किसमें देगा, 9 में। 10 कहता है कि कौन कौन नागरिक बना रहेगा, इसमें जो उनके प्रावधान है वो दिए गए हैं। और आर्टिकल 11 कहता है कि संसद के पास एक कानून है कि वो नागरिकता पर कानून बना सके। ये हमारे आर्टिकल हुए। इसी के साथ में आप देखेंगे कि और भी कुछ आर्टिकल हैं जो हमारे क्या होते हैं, हमारी जो वोटर लिस्ट से निकालने के बाद हमारी नागरिकता या फिर और चीजों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आर्टिकल 14, कौन सा, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल दिया गया है। कौन सा है, आर्टिकल हमारा 14, राइट टू इक्वलिटी। आप सब जानते हैं कि जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि सबको समान अधिकार की पूरी स्वतंत्रता है। अगर किसी को समान अधिकार नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपना केस फाइल कर सकता है, उस पर अपनी आवाज उठा सकता है, उसके लिए लड़ सकता है। मीन्स ये हमारे मौलिक अधिकार है। तो इसमें क्या है, सरकार प्रशासन किसी के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती। साथ ही साथ अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो यह आर्टिकल 14 का मुद्दा बन सकता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सवाल किए किससे, इलेक्शन कमीशन से, कि ये चीजें आप ये सब चीजों को क्या कर रहे हो, इन्हें प्रभावित कर रहे हो। इसके साथ ही आप देखेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है हमें जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप हमारी नागरिकता को प्रभावित करते हैं, मीन्स अगर हमें वोटर आईडी से निकाल देते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स यदि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के कारण किसी व्यक्ति की पहचान, अधिकार और सम्मान या फिर जीवन पर असर पड़ता है तो आर्टिकल 21 वहां लागू हो जाता है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि वोटर लिस्ट से हटाना कहीं व्यक्ति की भारत में रहने की अधिकार पर सवाल तो नहीं बन जाएगा। अब भारत पर सवाल बनेगा। तो इसी के साथ में हमारा आर्टिकल जो 19 है वो कहता है कि भारत कहीं भी रह सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, उसे घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन अगर
वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा तो वो वहां पर प्रभावित होगा। इसी तरह हमारा आर्टिकल 19 भी क्या होगा, प्रभावित होगा। भारत में आने जाने और रहने का अधिकार, आर्टिकल जो 19 है उसका क्लोज 1 का सब क्लोज डी कहता है राइट टू मूव फ्रीली, मीन्स वो हर जगह फ्रीली घूम सकता है, उसे पूरी स्वतंत्रता है। बस कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे जो आदिवासी रहते हैं उस क्षेत्र में जाने की परमिशन नहीं होती, वहां कुछ परमिट लेके जाना होता है, जैसे नागालैंड में हुआ है ना, अंडमान निकोबार में हुआ, तो वहां पर अदरवाइज वो हर जगह घूम सकता है, भारत में फ्रीली वो किसी भी राज्य में आ जा सकता है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई कहता है कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल, वो कहीं भी रहने का उसका पूरा अधिकार है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठ जाए तो आर्टिकल 19 के अधिकार भी क्या होंगे, प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह इसमें आप क्या ही कहेंगे। फिर आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा। अब अगर किसी वजह से अगर किसी व्यक्ति को विदेशी मानकर डिटेन कर लिया जाए, हिरासत में ले लिया जाए, तो इस स्थिति में तो आर्टिकल 22 की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आर्टिकल 22 भी यहाँ पर प्रभावित हुआ। तो हमारे संविधान में जो संविधान चुनाव आयोग है उसका आधार क्या है कि आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि वह चुनाव कराए, चुनावी जो प्रक्रिया है उन्हें नियंत्रित करे और मतदाता सूची, चुनाव संचालन आदि का सुपरविजन करे। वोटर लिस्ट की प्रक्रिया ईसी जो कि इलेक्शन कमीशन के दायरे में आती है। तो इनसे पूछा जा रहा है कि आपने सिर्फ एक आर्टिकल को यूज किया, लेकिन अगर इससे बाय चांस वोटर लिस्ट से किसी निर्दोष व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता है तो इतने आर्टिकल प्रभावित होते हैं, और इस तरह से ये क्या सही है या फिर ये कानून सही है। तो ये चीजें जुड़ी थी। चुनाव से जुड़े कुछ और आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 325 है, ये क्या कहता है, धर्म जाति लिंग के आधार पर वोटर लिस्ट में भेदभाव नहीं होगा, कि वोट हर एक व्यक्ति दे सकता है, उसके साथ धर्म लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ संसद चुनाव कानून बना सकती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इसी से जुड़ा है, जो कि हमारा आर्टिकल 327 कहता है। आर्टिकल 328 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल भी चुनाव कानून बना सकती है कुछ मामलों में। राज्य की जो विधानमंडल है वो भी कानून बना सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही मामलों में बना सकती है। आर्टिकल 329 क्या कहता है कि चुनाव मामलों में कोर्ट का जो दखल है वो सीमित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो अधिकार बने में रहते हैं। मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आवाज उठाएंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो ये बातें थी। अगर सिर्फ आपको ये थोड़े इंपॉर्टेंट आप याद रख लेंगे, आपको 7 आर्टिकल याद रखने। कौन कौन से? आर्टिकल 326 वोट देने का अधिकार, आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की शक्ति, आर्टिकल 5 से 11 मैंने आपको बताया नागरिकता, 11 में दिया गया है संसद नागरिकता कानून बना सकती है, 14 में समानता का अधिकार, इसी के साथ 21 में जीवन स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार, 19 में है नागरिकों को भारत में रहने और बसने की पूरी स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं, और कभी भी अगर आपके किस क्वेश्चन में बनते तो आपको ये इजीली याद भी हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरह से अगर एक व्यक्ति की वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए तो किस तरह उसके इतने आर्टिकल प्रभावित हो सकते हैं। ये न्यूज थी हमारी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट है स्प्लिट क्या है ऑन सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट। अब ये क्या क्या है जो स्प्लिट है, आप स्प्लिट देखेंगे कि ये सब चीजें क्या है। सार्वजनिक सेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर जो सैंक्शन लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने मतभेद किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच में इस बात पर अलग अलग राय आई कि भ्रष्टाचार के केस में किसी सरकारी अधिकारी पर केस चलाने से पहले सरकार की मंजूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 2 जजों की बेंच थी। कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि 2 जजों की बेंच थी, उसमें यह था कि कोई अगर सरकारी व्यक्ति है, सरकारी जॉब करता है और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो उस पर क्या सरकार की मंजूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोनों जज का अलग अलग मत था। किस तरह से? एक जज का कहना था कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी लोग भ्रष्टाचार कर देंगे और सरकार से ही अगर उनसे
ली जाएगी, क्या सरकार से परमिशन ली जाएगी, उनसे मंजूरी ली जाएगी, तो वो उसका सपोर्ट करेंगे। दूसरा ये भी था, दूसरे का कहना था कि अगर सरकार नहीं करेगी, सरकार उसकी हेल्प नहीं करेगी, तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे पुलिस हुई या कोई भी हुआ, वो फिर किसी पंगों में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी झूठा केस कुछ भी लगा सकता है। और अगर सरकार भी उसकी मदद नहीं करेगी तो वो तो भ्रष्टाचार कहलाएगा, मीन्स वो तो मुजरिम बन जाएगा और उस पर केस कर दिए जाएंगे, तो वो फिर एक न्याय करने की कोशिश नहीं करेगा। मीन्स दोनों के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट थे कि भाई एक का मानना था कि सरकारी जो व्यक्ति है, अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए। मीन्स सरकारी जो बैकग्राउंड है, उनके जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे उनकी क्या करनी चाहिए, खोजबीन निकलवानी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा था कि अगर सरकारी व्यक्ति की सरकार ही मदद करेगी तो इसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है कि वो अपने लोगों की मदद करने की कोशिश करे। तो ये सब चीजें थी, तो ये स्प्लिट इसमें कहा गया। इसी के साथ में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, जिसमें सेक्शन 17A की इस धारा के अनुसार क्या होता है, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने ऑफिशियल ड्यूटी डिसीजन मेकिंग के दौरान कोई फैसला लेता है और उस फैसले पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, तो उसके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले जो पेरियोर अप्रूवल है वो जरूरी हो सकती है, पहले मंजूरी जरूरी हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्या आया कि सेक्शन 17A जरूरी सुरक्षा तो देता है, ईमानदार अधिकारियों को फालतू झूठी शिकायतों से बचाना जरूरी है। अगर मंजूरी हट जाएगी तो लोग तुरंत FIR करा देंगे, जिससे सरकारी अधिकारियों में डर रहेगा और जो पॉलिसी पैरालाइजेस फैसले लेने में रुकावट हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस धारा को हटाना ऐसा होगा जैसे बच्चे के साथ नहाने का पानी भी फेंक देना, मीन्स जरूरत की चीज को फेंक देना, यानी समस्या के साथ जो जरूरी चीज भी खत्म कर देना। उन्होंने सुझाव जैसे कहा कि मंजूरी से पहले एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए जिससे पता चले शिकायत में दम है या नहीं। लेकिन फिर इस पे क्या हुआ, क्योंकि दोनों के अलग अलग जवाब थे, दोनों के अलग अलग अपनी जो अपीलें थी, इसी वजह से अब इस जो बेंच का फैसला करेगा वो 3 जजों की बेंच करेगी। मीन्स 2 के तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो 3 जजों की बेंच इसका फैसला करेगी। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चिंता क्या है कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मुद्दे आए। ईमानदार अधिकारी को सुरक्षा ताकि वो बिना किसी डर के फैसला ले सके। सेकंड, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई ताकि भ्रष्ट अधिकारी जो कि अप्रूवल की वजह से बच न जाए। तो दोनों अलग जजों की अलग अलग क्या थी, अपने डिसीजन थे, अपनी चिंताएं थी। आसान भाषा में आप देखेंगे, पहले मंजूरी लेने से भ्रष्टाचार की जांच रुक सकती है। दूसरा पक्ष कहता है कि पहले मंजूरी है जरूरी है ताकि झूठे केस से ईमानदार अधिकारी परेशान ना हो। और फैसला 3 जजों की बेंच करेगी। तो ये स्प्लिट हुआ था, यहाँ पर आपको ये देखना था। इसी के साथ में आप देखेंगे कि काफी एक कर्नाटक में क्या मिली है, एक जो खुदाई के दौरान कुछ गोल्ड की चीजें मिली, धातु की चीजें मिली जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, और उसकी फिर गवर्नमेंट को उसकी इंफॉर्मेशन दी गई। और साथ ही साथ देखा गया कि काफी पुरानी जो है चीजें हैं, इनसे हम क्या करेंगे, पहले कुछ पता लगा सकते हैं कि ये कब की 100 साल पुरानी ये चीजें बताई जा रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि घर की नींव बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, सोने के गहने मिले। और इसी के लिए कहां पर, ये तो कर्नाटक के गडग जिले के लकुड्डी गांव में ये हुआ था। और ये क्या माने जा रहे हैं कि इस जगह प्राचीन स्थापत्य स्मारकों को भी वहां पर चीजें पाई गई हैं। इसी तरह से यहाँ पे 100 साल से भी ज्यादा पुराने ये हो सकते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये चीजें मिली थी, इससे दिखाया गया कि ईमानदारी किस तरह से होती है कि उन्हें एक बॉक्स में, एक घड़े में मानो कि सोने की चीजें मिली, और उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट को उसकी सूचना दी। वहां पर फिर गवर्नमेंट के अधिकारी गए, उन्होंने वहां पर क्या किया, कब्जा कर लिया, और वहां पर उन चीजों की छानबीन की गई कि क्या क्या वहां पर चीजें निकली हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि तांबे के कंटेनर में आप देखेंगे कि सोने की कुछ चीजें मिली थी। पुरानी वस्तुएं हैं जिससे कि सरकार पुरातत्व विभाग को सूचित करना जरूरी है। इससे क्या होता है कि जो पुरानी वस्तुओं का है, हमें एक पता चल जाता है कि कब की और किस काल की ये चीजें, मीन 100 साल पुरानी चीजें बताई जा रही हैं, तो ये किस तरह से रही होंगी। देखते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग विद चाइना।
चाइना पर एक आर्टिकल आया था, मैंने सोचा इसे भी रख लेते हैं। इसी के साथ में आपको चाइना की कुछ बाउंड्रीज और चाइना की कुछ चीज़ों का पता चल जाएगा। क्या है कि चाइना के साथ हमारे कुछ रिश्ते ठीक हो रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं जो तियानजिन में बैठक हुई थी, एससीओ बैठक हुई थी, उसमें मोदी जी गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी इनकी देखी गई कि ठीक-ठाक रहा है। लेकिन थोड़ी चिंता भी देखी जा रही है कि क्योंकि हमारे कुछ जो चीज़ें जैसे कि सक्षमगम घाटी है, उस पर क्या है चाइना ने अपना क्या किया हुआ है, वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो चाइना को दे दिया था। लेकिन ये भारत मानता है कि ये हमारी चीज़ है और हमारी चीज़ को कोई दूसरे को नहीं दे सकता है। तो इसी तरह से कि चाइना से हमारे कुछ रिश्ते सुधर तो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जहाँ-जहाँ हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं उन लोगों से, वहाँ-वहाँ पर हमने अपनी सेना को तैनात किया हुआ है। कुछ हमारे फाइटर जेट है, जैसे कि तेजस हुआ, उसे भी वहाँ पर रखा गया है। यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे कि भारत चीन के बीच बातचीत संपर्क बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सीमा पर पूरी सतर्कता होनी ज़रूरी है। जो सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें कही। आप देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना के जो प्रमुख जनरल है कौन है, वो है उपेंद्र द्विवेदी। आप याद रखें कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं, जिन्होंने इस बारे में चर्चा की कि भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं के बीच कुछ बातें बढ़ रही हैं, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ रहा है, यानी विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एलएसी जो कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, पर अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि चाइना पर विश्वास करना बिल्कुल ही बेहुदा है। जिससे अमेरिका ने विश्वासघात किया है ना वेनेजुएला के साथ में और देशों के साथ में, इस तरह चाइना पहले ही हमारे साथ कर चुका है। जब हमारा 1960 का युद्ध हुआ था तो तभी यहाँ पे चीजें हो चुकी थी, तो इसीलिए इस पर विश्वास करना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए अपनी ये चीजें बोली गई। इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि अभी जो 2024 में दोनों शीर्ष नेताओं की कजान में बैठक हुई थी रशिया में, वहां पर भी आप देखेंगे कि वहां पर चाइना के और भारत के दोनों हमारे जो शीर्ष नेता थे वो मिले थे। इसके बाद तियानजिन में भी क्या हुई, एससीओ की बैठक हुई, वहां पर भी हमारे जो मोदी जी हैं वो गए हुए थे और वहां पर भी बातें हुई। म्यूचुअल जो एक्सपेक्टेंस है वो बनी हुई है, अर्जेंसी है कि भाई यहाँ पे चीजें थोड़ी ठीक होगी। चाइना को और भारत को साथ काम करने की जरूरत है, जिससे कि अमेरिका जैसे देश किसी पर भी अपनी शक्ति का प्रभाव ना दिखा सके। जैसे कि रशिया होगा, चाइना होगा, रशिया से हमारी अच्छी मित्रता है ही, और चाइना से भी यही देखा जा रहा है कि थोड़ा अगर अच्छे कनेक्शन हो जाते हैं तो हम एक अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना पाएंगे। इसी के साथ में सक्षम घाटी को अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि ये हमारा हिस्सा है। लेकिन क्या किया था, पाकिस्तान चीन से जब युद्ध हुआ तो 1963 का समझौता हुआ था, कब, पाकिस्तान और चीन का, जो कि अवैध है, क्योंकि ये हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान ने किसी और को दे दिया। इसी के साथ में नेक्स्ट चलते हैं कि सीपीईसी 2.0 क्या है। आप देखेंगे जो ये है चीन द्वारा सीपीईसी, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसे भी भारत इलीगल मानता है, अवैध मानता है, क्योंकि ये जो बनाया जा रहा है ये पीओके में को जा रहा है। मीन जो ओकोपाइड कश्मीर पाकिस्तान के द्वारा जो ओकुपाइड किया गया है कश्मीर को, उसमें कोई रास्ता ही निकल कर जा रहा है। और क्योंकि जो हमारा वो हिस्सा है पीओके का, वो भारत का है, और हमारे भारत के हिस्से पर अगर कोई दूसरा देश उसमें को अपनी चीजें बनाता है या कोई कॉरिडोर बनाता है तो वो अवैध है। तो इसी के लिए ये भी बोला है कि ये अवैध है, इलीगल है। तो इसी में कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो बयान आया है उसे स्वीकार नहीं किया गया और इसे अवैध गतिविधि माना गया, क्योंकि सीपीईसी का कुछ हिस्सा पीओके से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। तो ये सब चीजें रही। इसी के साथ में भारत को एक डेडिकेटेड रॉकेट मिसाइल फोर्स भी चाहिए, जो कि अलग और मजबूत रॉकेट मिसाइल क्षमता वाली फोर्स, ताकि लंबी दूरी तक प्रभावी जवाब दिया जा सके। इसी के साथ में रॉकेट और मिसाइल युद्ध और सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मीन्स चाइना और भारत की सीमाओं पर ये तैनात रहने चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी ना बन पाए कि चाइना हमें चीट कर दे। इसी के साथ में नेक्स्ट चलते हैं, ये न्यूज मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं ट्रम्प्स लेटेस्ट 25% टैरिफ। ट्रम्प फिर से बौखलाए। ट्रम्प कब बौखलाए? जब ईरान में प्रोटेस्ट फैला। ईरान में जब आंदोलन हुआ, आप देखेंगे
कि क्या हुआ था ईरान में, अगर आप जाने कि जो ईरान का प्रोटेस्ट है वो क्यों हुआ। ईरान में प्रोटेस्ट हुआ था सबसे पहले कुछ टाइम पहले 2022 के करीब में एक लड़की का क्या था, जो हिजाब होता है, जो ईरान में हिजाब पहनते वो थोड़ा सा हट गया था। मीन्स जैसे यहाँ पर वो होता है तो थोड़ा बाल उसमें चमक रहे थे, तो इसी के चलते हुए वहां की जो सरकार है उन लोगों ने उसे अरेस्ट किया लड़की को, और उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मृत्यु हो गई। इसी के चलते अब कुछ टाइम बाद एक लड़की ने एक वीडियो डाली जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनका फोटो जलाते हुए सिगरेट से और बालों की कटिंग की हुई, और उसमें लिखा हुआ था कि अब हम गुलामी नहीं करेंगे, अब हमें आजाद होना है। और इसी के चलते हुए ये प्रोटेस्ट फैला, और बहुत ही एक जेनजी जो होता है ना, इस तरह से वो प्रोटेस्ट किया गया। इसी के चलते हुए अमेरिका ने अपनी रोटियां सेकी, क्योंकि अभी वेनेजुला से वो हटा ही है, और ईरान में भी आप देखेंगे कि ऑयल के काफी भंडार पाए जाते हैं, तेल वहां पर काफी मात्रा में पाया जाता है। तो इस अमेरिका को एक मौका मिल गया कि प्रोटेस्ट वहां पे हो ही रहा है, वहां की सरकार गिरा दी जाए, और क्या होगा, फिर सरकार होगी इनके मनमानी और इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर चीजें होंगी। तो इसी तरह से क्योंकि जो वहां प्रेजेंट में सरकार है उससे इनकी कुछ खास बन नहीं रही है, तो इन्होंने क्या कहा, क्योंकि वहां प्रोटेस्ट चला हुआ है कि ईरान से जो भी अदर कंट्री कोई भी व्यापार करती है, तो अगर वही कंट्री फिर हमसे व्यापार करेगी तो हम 25% का उस पर टैरिफ लगा देंगे। मीन्स अगर कोई भी देश ईरान से व्यापार करता है तो हम उससे 25% टैरिफ वसूलेंगे। अब इन्होंने 25% और बढ़ा दिया है। और भारत को अगर देखोगे तो भारत का काफी ईरान से रहा है, माना इतना व्यापार वो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हमारे व्यापार होते हैं। काफी यहाँ पर जैसे कि आप चार बार पोर्ट देखोगे, उससे हमें काफी काफी फायदा होता है मध्य एशिया से जुड़ने के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, पाकिस्तान को ओवरलैप करके इजीली हम मध्य एशिया से अपनी कनेक्टिविटी बना पाते हैं। ये हम मैप में देखेंगे। थोड़ा यहाँ पे आप जाने कि क्या हुआ है कि ट्रंप की नई नीति है 25% टैरिफ चेतावनी से भारत ईरान रिश्तों पर फिर दबाव बढ़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, अगर वह अमेरिका के साथ बिजनेस करना चाहता है तो उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा, उसे झेलना पड़ेगा। इसी का दबाव भारत पर भी बना हुआ है। ट्रंप ने कहा जो देश ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, अगर उसे अमेरिका के साथ व्यापार करना है। ईरान से व्यापार अमेरिका की तरफ से सजा जैसी आर्थिक कार्रवाई। अब भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस वित्तीय वर्ष में ईरान के साथ व्यापार कब करने की तैयारी में है, इसकी वजह बताई गई एक्सटर्नल जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मतलब बाहरी आर्थिक दबाव के कारण हम कुछ कम करेंगे ईरान से अपना जो व्यापार है। भारत ईरान संबंधों में अगर आप देखेंगे तो भारत ईरान को मध्य एशिया से जोड़ता है, मध्य एशिया रूस से जोड़ने में मदद करता है। किस तरह से मदद करता है तो ये आप देखेंगे। ये है इंडिया, और आप यहां देखोगे कि ये आपको ईरान देखने को मिलेगा। ये है ईरान और यहाँ पर इंडिया। ईरान और इंडिया की कनेक्टिविटी कैसे होती है? मींस मुंबई के पोर्ट से चलकर कोई जो शिप हमारे जाते हैं वो पहुंचते हैं चाहबार पोर्ट में, और चाहबार पोर्ट से इजीली यहाँ से ईरान से होते हुए अफगानिस्तान से ये होते हुए और यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं काबुल से होते हुए रशिया में इजीली पहुंच जाते हैं। अगर ये चाहबार पोर्ट ना हो तो भारत फिर कितना रास्ता तय करेगा? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत अगर चलता है चाहबार पोर्ट से ईरान से होते हुए तो इजीली रशिया में पहुंच जाएगा। बहुत ही मतलब कि इस रास्ते के मुकाबले बहुत छोटा। अगर ईरान का चाहबार पोर्ट इंडिया नहीं यूज करता है तो किस तरह से जाएगा? तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अरेबियन सी से होते हुए इस रास्ते को होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे, और ये नॉर्थ एशिया में जाकर यहाँ से और इस तरह ये रास्ता चलेगा। अब यहाँ से ये रास्ते अगर चलेंगे तो यहाँ पर ही पहुंचेगा। तो कितना बड़ा रास्ता इसे कवर करना पड़ेगा, मींस कि काफी लंबा टाइम भी लगेगा। अगर हम ईरान के चाहबार पोर्ट से जाते हैं तो हमें टाइम की भी बचत होती है, और जो उस पर खर्च होता है उसमें भी बचत होती है। तो इसी वजह से तभी तो अमेरिका को सिर्फ भारत को दबाना है, और वो ऐसी ऐसी नीतियां लेकर आ रहा है कि जिससे कि भारत पर इसका असर पड़े। तो ये सब चीजें हुई। इसी के साथ में यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर आपको चाहबार पोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा। मैंने आपको बताया कि ईरान से ये चलेगा, यहाँ पर आपको चाहबार पोर्ट देखने को मिलेगा, और ये क्या करता है, पाकिस्तान यहाँ आप देख ही रहे होंगे, पाकिस्तान को ओवरलैप करते हुए निकल जाता है। और कहाँ पर आप देखोगे, मॉस्को रशिया में इजिली ये पहुंच जाता है। अगर ये नहीं होगा तो आप इधर देखेंगे, यमन से होते हुए ये जाएगा यहाँ पर
स्पेन से होते हुए और ये फ्रांस के रास्ते यूके के रास्ते, यूके और फ्रांस के बीच में जो सी है नॉर्थ सी, वहां से होते हुए और तब ये रशिया के पास पहुंचेगा। इतना रास्ता इसे कवर करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें रही। एक मिनट। ये सब चीजें रही। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि एक ग्वादर पोर्ट देखोगे। ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है कहाँ पर? पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान और चाइना के द्वारा, जो कि ग्वादर पोर्ट है जिससे कि वो अपना चीजें करती हैं। तो यहाँ आप देखोगे, पहले हम ये देखेंगे, आप सब जानते हैं कि जो चाइना और पाकिस्तान एक कॉरिडोर बना रहा है, वो किसको? भारत को ओवरलैप इस यहाँ से चलेगा और यहाँ से इस तरह से पीओके में होते हुए ये रास्ता आ रहा है। और यहाँ से हम उसे भी अलग क्लास में एक समझेंगे कि किस तरह से जो पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कहाँ कहाँ से होते हुए बनता है। अभी आपको 4 बार पोर्ट ही देखना है कि किस तरह से वो हमें प्रभावित करेगा। अगर हम ईरान से व्यापार नहीं करते या फिर ईरान से संबंध नहीं रखते तो किस तरह से हमारे जो व्यापार है प्रभावित होंगे। तो ये सब चीजें रही। नेक्स्ट चलते हैं। चहाबार पोर्ट आप देख ही रहे होंगे। ये आप देखोगे ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। इसे हम छोड़कर गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए जरानजी और यहाँ पर पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी हम थोड़े रास्ते ठीक कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि उनकी दूतावास को भी खुलवाने की बात चल रही है। अब चलते हैं भारत किस किस से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो भारत किस किस से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो देखेंगे। सबसे पहले भारत जो है सबसे कम जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो करता है अफगानिस्तान से। किससे? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान से भी वो वाला भाग है जो कि पीओके का भाग है, मींस जो कि ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान के द्वारा, वो अफगानिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसी के साथ में आप चलेंगे चाइना के साथ। तो चाइना के साथ अफगानिस्तान के साथ वो 106 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है सीमा साझा करता है। चाइना और पाकिस्तान के बीच, चाइना और भारत के बीच में देखेंगे तो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होती है जो कि स्थलीय सीमा है। इसी के साथ नेपाल में देखोगे तो इंडिया और नेपाल की जो है 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। फिर आप देखोगे भूटान में 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। फिर अगर आप आएंगे नीचे तो नीचे आपको देखने को मिला बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है। और कितनी? तो ये देखेंगे 4096.7 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करता है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे कोस्टल लाइन तो हमारी 7516.6 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। तो ये देखेंगे आप कि हमारी इंडिया और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आप याद रखें कि सबसे कम सीमा साझा भारत किसके साथ करता है? तो किसके साथ? वो करता है अफगानिस्तान के साथ। और सबसे ज्यादा किसके साथ करता है? तो वो करता है किसके साथ में? तो वो करता है बांग्लादेश के साथ में। सेकंड नंबर पे चाइना के साथ में और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप देख ही लेंगे यहाँ से। यहाँ पर आप देखोगे कि ईरान किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है। तो आप देखेंगे इधर तुर्कमेनिस्तान देखोगे, अफगानिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इधर पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, गल्फ ऑफ ओमान से, गल्फ ऑफ पेरिशियन से, और इधर कैस्पियन जो सी है इससे भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे आप इराक देखोगे, यहाँ पे अर्मेनिया देखोगे, अजरबैजान देखोगे, इससे ईरान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको याद रहे, इससे क्या होगा, आपको एक स्थिति पता रहेगी। वैसे आपको पता नहीं रहता कि, हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि ईरान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर अमेरिका है, कहाँ पर वेनेजुला है। लेकिन जब इनकी से रिलेटेड न्यूज आती है और उसी के साथ साथ हम मैप भी देखते हैं तो क्या होता है, हमारी जो एक मैपिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसी के साथ साथ हम मैप भी देख लेते हैं। जैसे अब आपको पता चला कि भारत से कितनी दूर पर ईरान है, किस तरह से 4 बार पोर्ट को हम जाते हैं, किस तरह से पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी पड़ता है, किस तरह से ईरान किस किस से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसी के साथ में उसके जितने भी देश हैं उन्हें भी हम जान जाते हैं कि वो कहाँ कहाँ स्थित है, भारत किस किस से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। 4 बार पोर्ट मैंने आपको बताया क्या है कि ये 4 बार पोर्ट भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह भारत की कनेक्टिविटी जो स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है, भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है। व्यापार और रणनीतिक सुरक्षा में भी काफी मदद करता है। तो ये हुआ चाबहार पोर्ट के बारे में।
इसी के साथ में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगांची जो हैं वो कौन है, विदेश मंत्री। आप देखोगे भारत में आए भी थे वो, और इसी के साथ में इस महीने भारत आने वाले थे, एक्सपेक्टेड विजिट थी, लेकिन अभी हो सकता है कि वो टल जाए जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है। ब्रिक्स कनेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो ईरान 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना था। ट्रंप को काफी दिक्कतें हैं ब्रिक्स से भी, कि ब्रिक्स जो संगठन है उस वो बना हुआ है उससे भी क्या है, ट्रंप को काफी दिक्कतें हैं कि वो चाहता भी है कि किसी तरह से जो ब्रिक्स संगठन है वो टूट जाए और उसकी शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। और भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, इसलिए भारत की जो आयरन पॉलिसी को बहुत ध्यान से देखा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इस खबर का मुख्य मतलब कि ट्रंप की 25% के टैरिफ चेतावनी भारत जैसे देश पर दबाव बढ़ाना कि वह ईरान से व्यापार कम करे, लेकिन भारत के लिए ईरान जरूरी है क्योंकि चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया और रशिया कनेक्टिविटी को बनाता है। ब्रिक्स में भी ईरान की भूमिका है। ये हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। चाबहार पोर्ट मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं मध्य एशिया और रूस की तकनीकी। ये सब चीजें आप देख लेना, आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप साधना विजय एकेडमी, जो साधना विजय एकेडमी व्हाट्सएप चैनल है उस पर जाकर साधना विजय एकेडमी को फॉलो कर ले और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। विजय एकेडमी, विजय एकेडमी आपको देखने को मिलेगी विजय एकेडमी पर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है खेलो इंडिया बीच गेम्स। जो खेलो इंडिया गेम्स बीच गेम्स है वो कहां पर होंगे, तो आप देखेंगे ये है खेलो इंडिया बीच गेम्स और कहां पर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे कि खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का आयोजन 5 जनवरी 2026 से कहां किया जाएगा। तो ये किया जाएगा घोघला बीच पर। और घोघला बीच है कहां, तो कहां पर है ये, दीव और दमन और दीव के पास में अगर आप देखेंगे घोघला बीच है और वहीं पर खेलो इंडिया बीच गेम शुरू किए जाएंगे। उनकी स्टार्टिंग होगी कहां पर, ये होगा घोघला बीच दीव पर आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कहां पर, ये दमन दीव में है। यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट न्यूज है हमारी यूनाइटेड अमीरात से, यूनाइटेड अरब अमीरात से। और इसी के लिए हमने मैप रखा है कि कहां पर है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ आप देखेंगे इसके पास में कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इधर ओमान देखने को मिलेगा, सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, इधर आपको कतर देखने को मिलेगा, बहरीन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ईरान देखने को मिलेगा। मैंने अभी आपको ईरान के जो जितने भी ईस्ट के थे वो सब बता दिए थे। अभी आप ये देखेंगे साउथ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। इसी के साथ में यहाँ पर आबू धाबी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं ये यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है कौन कौन है। तो आप देखेंगे कि जो अरब अमीरात है उसकी जो राजधानी है वो है आबू धाबी और जो वहां के राष्ट्रपति है वो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूद। तो आप याद रखें ये दोनों चीजें, क्योंकि इन्होंने इनके यहाँ पर विजिट की गई थी, ये भी आए थे, तो इसीलिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कौन है, राष्ट्रपति हैं अरब अमीरात के और प्रधानमंत्री है शेख मोहम्मद बिन राशिद। यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति चलती है। क्वेश्चन है भारतीय सेना प्रमुख जो कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं सैन्य सहयोग डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए किस देश की यात्रा पर गए थे। तो ये गए थे अरब अमीरात की, कौन सी, अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे। और काफी हम यहाँ से सैन्य जो हमारी शक्ति है उसे बढ़ाना, उसे मजबूत करने के यहाँ पे कुछ समझौते हुए, व्यापार से रिलेटेड भी समझौते हुए। इसी के साथ मैंने आपको बता ही दिया है कि राष्ट्रपति और ये हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने अपनी पहली सफल उड़ान के कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो जो तेजस है, तेजस अगर आप देखेंगे कि तेजस ने जो अपनी उड़ान पूरी की है वो की उसके 25 साल पूरे कर लिए हैं। क्योंकि उसने उड़ान कब शुरू की थी, तो उसने की थी 2001 में। 2001 में उसने अपनी पहली उड़ान की थी और 1 जनवरी 2026 को उसने अपने पूरे 25 साल पूरे कर लिए हैं। किसने, तेजस ने। आप देखोगे तेजस की इमेज यहाँ देख सकते हो। तेजस भारत का हल्का लड़ाकू विमान है और इसे बनाया किसने है, तो इसे बनाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया था, डिजाइन किया था। तेजस की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि ये हवा में और हवा से पृथ्वी पर भी मार कर सकता है। तो क्या है, मल्टी रोल फाइटर है, जो कि क्या है कि इसकी जो मिसाइल क्षमता है, बायोन विजुअल रेंज है, इसी के साथ में
में कम रडार में ये पकड़ सकता है, हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी दोनों मिशन ये थोप सकता है। ये है तेजस। आप देखेंगे कि ये तेजस है और ये अंदर की आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। वायुसेना में पहली उड़ान इसने 4 जनवरी 2001 को भरी थी, 4 जनवरी 1 को, सॉरी। वायुसेना में इसके हल्का लड़ाकू विमान है। निर्माता कौन है? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इस ये 60 से 70% क्या है? स्वदेशी है। इसमें कुछ जो इंजन वगैरह है वो विदेशी है, लेकिन इसे बनाया कहां पर गया है? स्वदेश मीन्स देसी। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। भारत ने कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने का दर्जा प्राप्त किया है? तो आप देखेंगे पहले जो चावल उत्पादक देश था वो प्रथम स्थान पर था चाइना। कौन सा? चाइना। लेकिन अब चाइना को पीछे छोड़ के भारत पहले स्थान पर बन गया है। तो किसे? चाइना को पीछे छोड़ के भारत बना है पहले स्थान पर चावल उत्पादक में। चावल उत्पादन कहाँ कहाँ होते हैं भारत के? उसमें तो पश्चिम बंगाल में आप देखोगे, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर चावल उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है, मीन्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुल कितनी नई सुपर सीड किस्में, जो कि उन्नत बीज की किस्मों का क्या क्या है, किस्में जारी की हैं? तो वो की है 184। कितनी? 184, जिसमें आप देखोगे चावल की किस्में देखने को मिलेगी, गेहूं की किस्में देखने को मिलेंगी। तो 184 किस्मों का इन्होंने क्या किया है? ये किस्में जारी की हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के लिए यूपी वॉरियर की कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मैग लेनिंग को। किसको? मैग लेनिंग को। मैग लेनिंग है कौन जिन्हें यूपी जो वॉरियर है महिला प्रीमियर लीग का जो कप्तान है वो चुना गया है? तो ये देखेंगे ये है मैग लेनिंग। इसी के साथ में ये यूपी वॉरियर की कप्तान बनी है। यूपी वॉरियर उत्तर प्रदेश में का यूपी वॉरियर है। और WPL क्या है? वुमेन प्रीमियर लीग है। इसी के साथ में होम ग्राउंड इसकी क्या है? इसकी जो एक यहाँ पर कहाँ पे इस स्टेडियम में खेला जाता है? तो यह एकना स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। और इसके मालिक कौन है? कैप्री ग्लोबल इसके मालिक है। इसमें रंग, जो इसके टीम के रंग है वो येलो और रेड इसके टीम के रंग है। इसी के साथ में इसका वॉरियर थीम क्या है? साहस, ताकत और जुझारूपन का प्रतीक इसका यूपी वॉरियर की थीम है। आप देखेंगे WTT यूथ कंटेंडर 2026 अंडर 17 वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है सिंडेला दास ने। किसने? सिंडेला दास ने से जीता है। आप देखेंगे सिंडेला दास कौन है? तो ये है सिंडेला दास जिन्होंने अंडर 17 में ये खिताब जीता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने T20 विश्व कप के मैच को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है? तो ये क्या है? बांग्लादेश ने। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश से हमारे काफी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हमारी तरफ से कुछ नहीं है। बांग्लादेश मानता है कि भाई भारत हमारा दुश्मन है, हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है, इसीलिए जो बांग्लादेश की टीम है वो भारत में खेलने नहीं आएगी। T20 का जो मैच होगा वो भारत से बाहर कराया जाए किसी न्यूट्रल प्लेस पर। तो यही सब चीजें रही। नेक्स्ट चलते हैं, वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो वेनेजुएला के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए हैं, आप सब जानते हैं मादुरो को उठा लिया गया है, तो अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए। तो जो वहां की पहले उपराष्ट्रपति थी उन्हें चुना गया है। वो कौन है? वो है डेल्सी रोड्रिग्स। कौन है? डेल्सी रोड्रिग्स है। आप यहाँ देखेंगे ये है डेल्सी रोड्रिग्स। और ये है जिन्हें शांति पुरस्कार दिया गया था। आप सब जानते हैं नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था मारिया कोरिना मचाडो को, जो कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रही हैं। और इन्हीं का अभी देखा जा रहा है कि शायद विपक्ष में भी रही हैं और ये यहाँ की राष्ट्रपति भी बन सकती है आने वाले टाइम में। इसे वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानव अधिकार को बढ़ावा देने का उनके कार्य के लिए मिला है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो किसी एक व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि EU जो लीडर्स हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। किसे? यूरोपियन लीडर्स को। EU लीडर्स को, यूरोपियन संघ के जो नेता है उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जो कि 26 जनवरी को आने वाले हैं।
देखेंगे ये है ईयू के सभी लीडर्स जो कि यहाँ पर आने वाले हैं। इसी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस उद्देश्य से एकीकृत सुरक्षा हब का उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए ये हब लॉन्च किया गया है। किसने किया है, अमित शाह जी ने किया है। कौन है ये है गृह मंत्री। यहाँ पे आप देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं और कहां पर किया गया, अंडमान निकोबार। आप देखोगे यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है, ये हमारा प्यारा भारत। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कैलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाने पर किस दुर्लभ पक्षी प्रजाति के संरक्षण को लेकर चिंता जताई जा रही है, तो वो है व्हाइट बेलिड हेरोन। कौन है, व्हाइट बेलिड हेरोन की पर चिंता जताई जा रही है कि अगर ये जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, कौन सा, कैलाई सेकंड हाइड्रो पावर, इससे क्या होगा, जो ये दुर्लभ प्रजाति है ये इससे प्रभावित होगी। और वहां पर इसकी वैसे भी ये ऑलरेडी ही ये काफी कम पाई जाती है, और अगर ये हाइड्रो पावर बन जाता है तो इसकी प्रजाति पर काफी इसका इफेक्ट पड़ेगा। आप देखेंगे नेक्स्ट में कि कहां पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये आप देखेंगे इसकी यहाँ पर बनाया जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यह है हाइड्रो पावर, जिस तरह से ये बनाया जाएगा। हाल ही में कर्नाटक में पहली बार और देश में दूसरी बार देखे गए चंदन तेंदुए का संबंध किस जानवर से है, तो यह है भारतीय तेंदुआ है। और जो चंदन तेंदुआ है ये चंदन के जो पेड़ होते हैं उनके आसपास पाया जाता है, या फिर चंदन के पेड़ पर पाया जाता है। और आसपास आप देखोगे तो ये क्या, भारतीय तेंदुआ है, जो कि कहां पर देखा गया है, कर्नाटक में पहली बार। कर्नाटक में पहली बार देखा गया था, दूसरी बार कहां देखा गया है, तो चंदन तेंदुआ दूसरी बार देखा गया है, भारतीय तेंदुआ है। नेक्स्ट न्यूज, कर्नाटक में ये देखा गया, ये है आप देखोगे चंदन तेंदुआ। इसी के साथ में एक और इमेज आप देख सकते हो, ये चंदन तेंदुआ है जिसे आप देख सकते हैं, और ये भारत में दूसरी बार देखा गया, कर्नाटक में इसे अब दूसरी बार कहां पर देखा गया, कर्नाटक में देखा गया है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो कि नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है, तो बर्ड जो डे है वो कब मनाया जाता है, वो बनाया जाता है 5 जनवरी को, 5 जनवरी को बनाया जाता है पक्षी दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस बनाया जाता है 5 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ में अब हम देख लेते हैं जनवरी माह में जितने भी दिन होते हैं उन सबको हम देखते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, आपको जो दिन है वो भी याद हो जाएंगे। जैसे कि 1 जनवरी को आप सब जानते हैं कि नववर्ष मनाया जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है। 2 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आप याद रखें क्या, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को, सॉरी 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। इसी के साथ में 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, मैंने आपको भी बताया। 6 जनवरी को अगर आप देखेंगे विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को बनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। कौन सा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को आप सब जानते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितना, 10 जनवरी को, काफी इंपॉर्टेंट है। और आप ये याद रखें कि 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ में 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 12 जनवरी को। और इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, आप सब जानते हैं, लोहड़ी भी बोलते हैं, पोंगल भी कहा जाता है किसी क्षेत्र में। पंजाब में आप देखोगे लोहड़ी से मनाया जाता है, तो ये मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना दिवस, कौन सा, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 18 जनवरी को थेसोरस दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसे भी आप याद रखेंगे। कौन सा, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हमने अभी वोटर से रिलेटेड न्यूज भी पढ़ी, तो याद रखें कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस बनता है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पुण्य तिथि है, किस दिन है, तो वो है
30 जनवरी को। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ने संस्थान में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये क्या है? IIT मद्रास में। कहां पर? IIT मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर IIT मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया है, एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। हाल ही में भारत का पहला सरकारी AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो ये कहां पर किया गया? ये किया गया GIMS ग्रेटर नोएडा में। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में इसे किया गया है। ये क्या है? AI आधारित हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनकी हेल्प करते हैं AI, जो मशीन होते हैं वो यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे AI ही ऑपरेशन और सब जो पेशेंट होते हैं उन्हें देखते हैं, नहीं, सिर्फ जो डॉक्टरों की हेल्प करते हैं मशीनों के द्वारा वो AI संचालित है। मीन्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, यह उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन गया है। इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में और भी हैं, लेकिन सरकारी उसमें ये पहली बार लॉन्च किया गया है, पहली बार नियुक्त किए गए हैं। AI क्लिनिक क्या है? AI क्लिनिक ऐसा चिकित्सा केंद्र है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग टूल्स डॉक्टरों की मदद करती हैं बीमारी की पहचान करना, मेडिकल इमेज एनालिसिस करना या फिर शुरुआती स्तर पर रोग पकड़ने में, इलाज की सटीक योजना बनाने में AI डॉक्टर की जगह नहीं लेते, बल्कि डॉक्टर की जो क्षमता है उसे बढ़ाते हैं। याद रखें। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज, ये आप देखेंगे नोएडा की पिक्चर और इसी के साथ में ये आपको AI जो है आपको देखने को मिलेगा, AI हॉस्पिटल। हाल ही में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो UNSC का अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है? तो वो चुना गया किस किस को? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया को चुना गया है। किस किस को? लाइबेरिया, लातविया, कांगो, कोलंबिया और बहरीन। मैंने आपको बताया था लातविया क्या है? बाल्टिक देश है। मैंने 3 बताया था, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों क्या है? बाल्टिक देश है। इसी के साथ में लाइबेरिया आपको देखने को मिलेगा। कोलंबिया मैंने आपको साउथ अमेरिका में पढ़ाया था कि वेनेजुएला के पास में आपको कोलंबिया देखने को मिलता है। बहरीन और कांगो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था यहीं पे ब्राजील, साउथ अमेरिका में आपको यहाँ चिली देखने को मिला था, यहाँ पर अर्जेंटीना और यहाँ पे आपको उरुग्वे देखने को मिला था, ये आपको कोलंबिया और ये आपको वेनेजुएला देखने को मिला था। इसी के साथ में आपको यहाँ पर लातविया देखने को मिलेगा। लातविया ये आपको देखने को मिलेगा, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, जो कि तीनों बाल्टिक देश हैं और रशिया से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा बहरीन और कांगो, ये आपको बहरीन देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ बहरीन, यहीं पे आपको पर्सियन गल्फ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कोलंबिया मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे इक्वाडोर आपको देखने को मिलेगा। इक्वाडोर और पेरू और इधर वेनेजुएला से अपनी सीमा साझा करता है। कहां पर? कोलंबिया पे। इधर आपको पैनामा सिटी या फिर पैनामा शहर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट चलते हैं। काराकास देखने को मिलेगा इधर आपको, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, जहां से मादुरो को उठाया गया था। कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं? तो 15 इसके सदस्य होते हैं। इसी के साथ में जो स्थायी सदस्य वो कौन कौन है? तो वो है 5। कौन कौन से? USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। फ्रांस और रशिया और चाइना इसके 5 स्थायी मेंबर है। जो अस्थायी है वो 2-2 साल के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो ये अस्थायी सदस्य हुए। हाल ही में अमेरिका में चर्चा में रहा विंटर स्टॉर्म, जो कि इजरा है, किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो ये है शीतकालीन तूफान। आप देखोगे शीतकालीन तूफान अमेरिका में देखे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा बर्फबारी, जिस तरह से आप रेत के देखते हो ना तूफान आते हैं रेगिस्तान में, इस तरह से वहां पर बर्फ के तूफान आते हैं, जो कि इजरा के नाम से जाने जाते हैं। ये आप देखोगे इस तरह के वहां तूफान होते हैं, इस तरह की कंडीशन बन जाती है हर जगह पर। ये क्या है? ये इजरा कहलाया जाता है। काफी बिलो फ्रीजिंग यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये हुआ इजरा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो कि कोस्मो स्काईमेड को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? इटली ने। किसने? इटली ने। आप देखेंगे कि इटली ने क्या लॉन्च किया है? कोस्मो स्काईमेड को लॉन्च किया है। स्पेस एक्स का है ये। किसका उपग्रह है? स्पेस एक्स का। ये देखने को मिलेगा आपको कोस्मो। यहाँ पे ये पूरी पृथ्वी की निगरानी करता है इस तरह से, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। कोस्मो स्काईमेड क्या है? कोस्मो स्काईमेड इटली का एक
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि क्या है, सैटेलाइट सिस्टम है। ये जो सिंथेटिक एपर्चर या फिर रेडार है तकनीक पर आधारित है। इसे इटली की अंतरिक्ष एजेंसी ASI, इटालियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। लॉन्च वाहन क्या था, तो स्पेस एक्स था। किसका? स्पेस एक्स का फाल्कन 9। कौन सा? स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। कोस्मो स्काई मेड उपग्रह मुख्य कार्य धरती की निगरानी करेगा, अर्थ मॉनिटरिंग करेगा, पृथ्वी अवलोकन करेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा, दिन रात हर मौसम में तस्वीरें लेने में सक्षम है, बादल, बारिश या फिर अंधेरा कोई बाधा हो रडार जो है आधारित होगी। आपदा प्रबंधन और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, जंगल की आग, इन सब को ये क्या कर सकता है, इजिली इसके ऑब्जर्वेशन कर सकता है। आपदा से पहले और बाद की स्थिति का सटीक आकलन कर सकता है। सीमाओं की निगरानी करने का भी काम करेगा, समुद्री निगरानी करने का काम करेगा, सैन्य खुफिया जो जानकारी है उसमें भी काफी मदद करेगा। इसी के साथ साथ जो एनवायरमेंट और हमारी जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए फसल स्वास्थ्य कैसा है, भूमि उपयोग, वनों की निगरानी, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन भी ये ऑब्जर्वेशन इजिली कर पाएगा, ये सैटेलाइट। इसी के साथ में नेक्स्ट चलते हैं। ये हुई हमारी आज के करंट अफेयर की न्यूज। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थोड़ी लंबी क्लास थी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आप रेगुलर क्लास कीजिए। इसी के साथ में आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी का पोर्शन जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है वो भी और करंट अफेयर का पोर्शन भी आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।